नमस्कार, मैं किरण चौधरी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी में जो हमारा लास्ट टॉपिक था राजस्थान के खनिज संसाधन, वो कंप्लीट हो गया था। आज हम एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं, राजस्थान की मिट्टियाँ या राजस्थान की मृदा। देखिए, राजस्थान की जो मिट्टियां हैं, हम जो है इसका अध्ययन इस तरीके से करेंगे कि जो संपूर्ण जो राजस्थान का क्षेत्रफल है उस वहाँ किस क्षेत्र, देखिए जो मृदा होती है वो क्या है कि सब जगह एक जैसी नहीं होती है। मृदा जो आपको अलग अलग जगह अलग अलग तरह की मिलेगी। वो आप उसकी जो विशेषता या तो उसके रंग के आधार पर ऐसा होगा या उसके संगठन के कारण। देखिए क्योंकि जहाँ की जैसी मूल चट्टान होती है वहाँ पर वैसी ही प्रकार की मृदा देखने को मिलती है। हमने देखा कि जो चट्टानें हैं, जो धरातल के ऊपर या पर्वत है या नीचे के जो चट्टान है या पठार है, सबकी अलग अलग खासियत है। तो मिट्टी किन चीज़ों से बनती है, मृदा किससे बनती है? उन्हीं चट्टानों का जो है विखंडन होने से जो है छोटे छोटे वो टुकड़ों में टूटते रहते हैं। धीरे धीरे अपघर्षण सन्निघर्षण उनका होता रहता है। वो टुकड़े एक दूसरे से टकराते हैं, आपस में टकराते हैं और दूसरी चट्टानों से धरातल से टकराते हैं, उड़ते रहते हैं और इस तरीके से वो महीन चूर्ण में बदल जाते हैं। तो जिस प्रकार की मूल चट्टान होगी वैसी ही वहाँ की मिट्टियाँ होगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने देखा था, भौतिक विभाग का जब अध्ययन किया था, जो संपूर्ण राजस्थान है तो वहाँ कहीं रेगिस्तान है, कहीं पर्वत है, कहीं मैदान है, कहीं पठार है। तो सीधी सी बात है कि वहाँ की मिट्टियाँ भी जो है भिन्न भिन्न प्रकार की हमें मिलेगी। तो इसी चीज़ का जो है अध्ययन हम आज के वीडियो में करेंगे। तो देखिए, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम जो USDA का नवीन जो वर्गीकरण है, वैज्ञानिक आधार पर जो वर्गीकरण किया है उसका अध्ययन करेंगे, जिसमें राजस्थान की मृदा को 5 भागों में बांटा है। छोटा मोटा जो है हल्का फुल्का हम उसको देख चुके भी हैं भौतिक विभागों में, जैसे एरिडोसोल, एंटीसोल, अल्फीसोल, वर्टीसोल, ये मिट्टियाँ। तो आज पहले हम इसकी बात करते हैं। देखिए, मृदा इस स्थल का जो ऊपरी भाग है, धरातल जिसके ऊपर हम रहते हैं, ठीक है, वो वहाँ क्या होता है, जो धरातल होता है वहाँ की मिट्टियाँ असंगठित होती है। उनका निर्माण किससे होता है? चट्टान प्लस वनस्पति के अवशेष से, वही मृदा है। निर्माण किससे हुआ? चट्टान से। अभी मैंने बताया कि मृदा का निर्माण किससे होता है? मूल चट्टानों से होता है, जहाँ जैसी वहाँ की चट्टानें हैं, प्लस वनस्पति के अवशेष से। वहाँ पर जैसी वनस्पति है, वनस्पति के जैसे पत्ते, शाखाएं वगैरह उसमें गिरती रहती है। तो इन दो के जो है सहयोग से ही जो है मृदा का निर्माण होता है। यही तय करती है कि किस एरिया की जो है मिट्टी कैसी होगी। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मृदा का निर्माण कैसे होता है? कार्बनिक प्लस अकार्बनिक तत्वों के द्वारा। आपके जो भी ये जीव जगत की वस्तुएं हैं, वनस्पति है या जीव जंतु है, उनके सड़े गले अंश हैं, उनको तो हम कहेंगे कार्बनिक पदार्थ। और ये जो अपनी जो ये चट्टानें हैं, चट्टानों में क्या होता है? खनिज है, मृदा में उनका मिश्रण होता है, उनको हम कहेंगे अकार्बनिक। तो मृदा का निर्माण किससे होता है? या तो ये कह लो चट्टान प्लस वनस्पति के अवशेष, या कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों के मिश्रण से है जो मृदा का निर्माण होता है। फिर बात करते हैं कि मृदा का जो अध्ययन हम करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो मृदा का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। फिर हम बात करते हैं कि जो उर्वरता है, जिसको हम कहते हैं उपजाऊपन। अगर हम राजस्थान को देखें तो हम पश्चिमी अगर राजस्थान में है और जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ जाते हैं तो उसकी उर्वरता बढ़ती चली जाती है, और पूर्व में और पश्चिम की तरफ जाते हैं तो उर्वरता घट जाती है। देखिए, ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ की जो मूल चट्टानें हैं उनमें कौन से खनिज है? क्योंकि उर्वरता के लिए जो कुछ तत्व होते हैं उन तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर वो तत्व मृदा में है
तो वो जो है मृदा उपजाऊ होगी। अगर उन तत्वों की कमी है तो अनुपजाऊ होती है। जैसे मृदा के अंदर जो है उपजाऊ तत्वों की कमी हो जाती है तो हम उनके अंदर जो है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिनको हम NPK बोलते हैं। ये जिस तत्व की कमी होती है वो तत्व जो है हम उसमें डालते हैं। फिर बात करते हैं, देखिए विशेषता। विशेषता कैसे होती है, या तो रंग के आधार पर या संगठन के आधार पर। हम देखते हैं कहीं जो है काली मृदा है, कहीं लाल है, कहीं पीली है, कहीं भूरी मृदा है, कहीं सलेटी धूसर मृदा है। तो ये उसका रंग ऐसे क्यों होता है? जैसे मान लो मूल चट्टान लावा से निर्मित है तो वहाँ लावा निर्मित चट्टान कैसी होती है? काली होती है। तो वहाँ पर जो मृदा का निर्माण होगा वो कैसी होगी? काली मृदा होगी। लाल कैसे होगी? काली मृदा का ही निक्षालन रूप का लाल है, क्योंकि जब काली मृदा है वहाँ पर क्या होता है, बहुत अधिक बारिश होती है या फिर वहाँ पर नदियाँ अधिक है। तो क्या होता है कि उस मृदा में जो फेरस ऑक्साइड वो किस में बदल जाता है? फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है और वो मृदा जो है उसका रंग लाल हो जाता है। ऐसे पीली मृदा क्या है? लाल मृदा जब और अधिक निक्षालित हो जाती है तो वो पीली मृदा है। इसके अलावा जैसे भूरी मृदा है उनमें क्या होता है, लवण अधिक होंगे तो वो उसका रंग इस तरीके का हो जाएगा। सफ़ेद मृदा है यानी उसमें लवण ज़्यादा है, नमक की मात्रा ज़्यादा है। तो इस तरीके से जिन चट्टानों से जिस तरीके से उस मृदा का निर्माण हुआ है वही तय करता है उसका रंग। इसके अलावा है संगठन। बजरी, बालू मृदा और मृत्तिका बड़े कण होते हैं, उनको बजरी बोलते हैं। फिर जैसे जैसे हम वो कण छोटे होते जाते हैं वो बालू मृदा, और सबसे छोटे जो कण होते हैं उनको कहते हैं हम क्ले। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं सबसे पहली जो अपनी मृदा है वो है रेतीली बलुई मरुस्थलीय मिट्टी। एक ही मतलब है, चाहे आप रेतीली कह लो, चाहे बलुई कह लो या मरुस्थलीय मिट्टी। अब आप समझ गए होंगे हम किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। रेतीली मृदा कहाँ है? जो है पश्चिमी राजस्थान में जो है ये आपको रेतीली बलुई या मरुस्थलीय मृदा देखने को मिलेगी। तो क्षेत्र की बात करें, देखिए क्षेत्र की बात करें तो रेतीली बलुई मृदा जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और शेखावाटी यानी गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये जो इलाके हैं वहाँ पर रेतीली बलुई मरुस्थलीय मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जिले आपको याद है कि रेगिस्तानी इलाके हैं जो पश्चिम के, वहाँ पर कौन से जिले हैं। और यह मृदा राज्य के सबसे अधिक भूभाग पर पाई जाती है। हम अध्ययन कर चुके हैं कि राजस्थान के जो है 61% क्षेत्रफल पर जो है रेगिस्तान फैला हुआ है। इसका मतलब जो रेगिस्तान इलाके में मिट्टी है वो भी सबसे अधिक भूभाग पर होगी। विस्तार की बात करें, बात कर चुके हम पश्चिमी राजस्थान। अब कण इसके कैसे होंगे? जो रेतीली जो मिट्टी होती है उसके कण मोटे होते हैं। कैसे कण होते हैं? मोटे कण। तो देखिए जो मोटे कण होते हैं इनकी एक खास बात होती है कि ये नमी को नहीं रोक पाते हैं। मोटे कणों के अंदर आप पानी डालते हो तो वो पानी जल्दी ही नीचे चला जाता है, जबकि जो कण पतले होते हैं वो उस नमी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। जैसे काली मिट्टी होती है ना, काली मिट्टी क्या होगी, आप उसमें पानी डालोगे तो जल्दी ही वो सूखेगा नहीं, बल्कि क्या होगा वो जो है दलदली बन जाएगा। इसलिए आप देखो टिब्बा है वहाँ सिंचाई करते हो तो है जल्दी ही वो मिट्टी सूख जाएगी। लेकिन आपके खेत में अगर कोई काली मिट्टी वाला क्षेत्र है और उसमें आप पानी डालोगे तो वो सूखेगा नहीं, बल्कि दलदली और चिपचिपी बन जाएगी और कई दिनों तक उसमें नमी रहेगी। फिर बात करते हैं कि ये जो रेतीली बलुई मिट्टी होती है ना, इसमें कार्बनिक व नाइट्रोजन तत्वों की कमी होती है। देखो कार्बनिक का मतलब हमने क्या बात की थी ऊपर कि कार्बनिक का मतलब क्या है, वनस्पति और जो जीव जंतु के सड़े गले अंश, तो वो नहीं होते। सीधी सी बात है, क्या रेगिस्तानी इलाके में आपको घने जंगल नजर आते हैं? नहीं आते। जंगल ही नहीं है तो वहाँ है जीव जंतु भी आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए वहाँ कार्बनिक और नाइट्रोजन तत्वों की कमी है।
लेकिन इस मिट्टी में जो है कैल्शियम की अधिकता होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं या कृषि किस प्रकार की जाती है। बाजरा व दलहन की कृषि की जाती है। रेगिस्तानी इलाके में ज़्यादा जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ हम क्या उगाते हैं, बाजरा। और रेगिस्तान के अलावा भी जो पूर्वी अगर मैदानी इलाके में है, अगर किसी खेत में पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती तो हम वहाँ क्या उगाते हैं, बाजरा, क्योंकि बाजरे को पानी की कम आवश्यकता होती है। और जिस मिट्टी में कैल्शियम होता है उस मिट्टी में बाजरा जो है उसके लिए उपयुक्त होता है। और ये जो रेतीली ब्लूही मरुस्थलीय मिट्टी है वहाँ कौन सा अपर्दन होगा, जल अपर्दन होगा या वायु अपर्दन होगा। सीधी सी बात है, बारिश की तो इधर बहुत कमी है और यहाँ हवाएं चलती है तो और जो है वायु अपर्दन यहाँ होता है। कृषि की जाती है वो कौन सी की जाती है, खड़ीन कृषि। अपन पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। टीबे होते हैं बारिश के दिनों में, जो इन टीबों के बीच में जो छोटी सी झील बन जाती है, फिर वो दलदली एरिया बन जाता है, पूरा अपन ने पढ़ा है, उसको फिर पलाया बोलते हैं। फिर बाद में जो है उसमें कृषि करते हैं, उसको खड़ीन कृषि बोलते हैं। तो देखिए कौन सी चीज़ है जो आपको याद नहीं हुई है, रेतीली ब्लूही मरुस्थलीय मिट्टी क्षेत्र आपको पता है। रेतीली और मरुस्थलीय की बात आई है तो पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहे हैं, पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि कौन से जिले आते हैं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर वगैरह आ गए। और सीधी सी बात है, रेगिस्तान की बात कर रहे हैं, राजस्थान के सबसे अधिक भूभाग पर है तो ये मिट्टी सबसे अधिक भूभाग पर है। कण मोटे हैं तो नमी की यहाँ कमी होती है, कार्बनिक तत्वों की यहाँ कमी होती है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पेड़ पौधे आपको नहीं मिलेंगे। कृषि की हमें पता है कि रेगिस्तानी इलाकों में बाजरा और जो दलहन, मूंग, मोट वगैरह उगाया जाता है। तो एकदम क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, रेतीली भूरी मृदा। देखिए इसे सीरोजम मिट्टी भी कहते हैं, इसे गैप एंड डेट भी कहते हैं, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। प्रसार की बात कर ले तो रेतीली भूरी मृदा कहाँ मिलेगी, अरावली का पश्चिमी भाग, जिसको बांगर प्रदेश भी कहते हैं। तो देखिए ये अरावली है, तो इस अरावली का ये जो अरावली के सारे जो पश्चिमी भाग है, बांगर प्रदेश अपन ने पहले भी देखा है। ये कौन सा प्रदेश देखा था अपन ने, बांगर प्रदेश। इस बांगर प्रदेश में रेतीली भूरी मृदा जो है पाई जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं इस जो मृदा है इसमें नाइट्रोजन व कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। सीधी सी बात है, यहाँ भी नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी है, क्योंकि यहाँ भी जो है वनस्पति कम है। लेकिन यहाँ पर फास्फेट जो तत्व है उसकी अधिकता होती है। कृषि वही जवार, बाजरा, मोट, मूंग की यहाँ पर कृषि की जाती है। नेक्स्ट है, गहराई में चूने की परत मिलती है जिसे हार्ड पेन कहते हैं। देखिए ये जो यहाँ का जो धरातल है इसमें गहराई में हम जाते हैं तो नीचे क्या है, चूने की चट्टानें हैं। इसलिए क्या होता है कि जब पानी यहाँ पर अधिक सिंचाई करते हैं तो क्या होता है, पानी रिस नहीं पाता है अंदर गहराई में, और जो है इससे केशिका क्रिया भी होती है, जिससे यहाँ की मृदा कैसी पाई जाती है, लवणीय। यानी पानी जैसे जैसे नीचे जाता है, अधिक सिंचाई करते हैं ना, तो नमक ऊपर आ जाता है। कवास में जो बाढ़ आई थी 2006 में, उसका कारण भी यही था। क्यों? क्योंकि जो बारिश हुई थी वो पानी जो है अंदर रिस नहीं पाया था। इस मृदा का रंग कैसा होता है, भूरा। रेतीली मिट्टी का रंग कैसा होता है, भूरा होता है। ये कौन से क्षेत्र है, बांगर क्षेत्र। सिरोही, जालोर, अजमेर, पाली, झुंझुनू और सीकर, इन जिलों में है जो ये मृदा देखने को मिलती है। यानी लगभग जो अपन ने रेतीली मिट्टी देखी, लगभग वही खासियत, वही जो है इसकी विशेषता, कार्बनिक पदार्थों की कमी, वही कृषि, फास्फेट की अधिकता, रंग भी लगभग वही होता है। फिर हम बात करते हैं पर्वतीय मृदा। देखिए विस्तार की बात करें, बिल्कुल नहीं सोचना है। पर्वतीय मृदा कहाँ होगी, पर्वतों पर। राजस्थान में कौन सा पर्वत है, अरावली पर्वत।
तो सीधी सी बात है, क्षेत्र आपको पता चल गया, जिले भी आपको पता चल गया, क्योंकि हम जो है पिछले कुछ वीडियो में है जो अरावली पर्वतमाला का अध्ययन कर चुके हैं। अब है जो गहराई का अभाव होता है इस मृदा में, इस मृदा में क्या होता है, गहराई का अभाव होता है। देखिए ये अपना पर्वत है, ठीक है, मैंने बोला कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, जो चट्टानें होती है उन चट्टानों के टुकड़े टूटते रहते हैं, चूर्ण का निर्माण होता रहता है और वो धरातल पर बिछ जाती है, इससे मृदा का निर्माण होता है। लेकिन ये देखिए पर्वत है, पर्वत पर यहाँ चट्टानें टूटी तो क्या ये मृदा यहाँ ठहर पाएगी या फिर हवा और वर्षा के साथ ये मृदा नीचे आ जाएगी? सीधी सी बात है, ये हवा उड़ चलेगी, उसके साथ ये जो है उड़ करके नीचे के इलाके में आ जाएगी। बारिश या फिर पर्वतों से नदियाँ निकलती है तो उसके साथ ये जो है मिट्टी नीचे आ जाएगी और मैदानी इलाका है नीचे या जो भी खाइयाँ हैं उसमें ये बिछ जाएगी। तो इसलिए क्या होता है, पर्वतों पर जो है गहरी मृदा का अभाव होता है, वहाँ गहराई नहीं होती, चट्टानें होती है। तो वहाँ क्या होता है, पर्वतों पर कृषि का भी अभाव होता है, क्योंकि कृषि के लिए क्या चाहिए कि जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, उसकी जड़ों के लिए मिट्टी चाहिए, मिट्टी उसे मिलेगी नहीं तो क्या होगा, यहाँ जो है कृषि नहीं की जाएगी। इसलिए यहाँ जो है कौन सी कृषि की जाती है, मक्का की। जैसे उसके लंबे एवं मोटे तने वाले वृक्ष उगाए जाते हैं, ठीक है। कौन से जिले आते हैं पर्वतीय मृदा में? अलवर, नागौर, सिरोही, पूर्वी उदयपुर, लगभग ये क्षेत्र आता है। फिर हम बात करते हैं लाल मृदा की। देखिए विस्तार की बात करें तो लाल जो मृदा है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और भीलवाड़ा, ये अपना जो राजस्थान है, ये राजस्थान का ये जो इलाका है यहाँ पर लाल मृदा देखने को मिलती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और जो है भीलवाड़ा, ये जिले हो गए, यहाँ लाल मृदा का विस्तार है। क्योंकि हमने देखा था कि जो अरावली पर्वतमाला का ये जो दक्षिणी वाला इलाका था वहाँ की मिट्टी कैसी थी, लाल मृदा। लाल मृदा होने का कारण है यहाँ वर्षा अच्छी है। और ये लाल मृदा, ये जो इलाका है ना, यहाँ ये जो पठार है, इधर दक्कन के पठार का भाग है अपने हाड़ौती में, तो यहाँ भी इस पठार का भाग है। तो यहाँ पर क्या होता है, वर्षा अच्छी होती है तो फेरस ऑक्साइड किस में बदल जाता है, फेरिक ऑक्साइड में, अपन ने अभी बात की थी। और यहाँ पर इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक है, इसी लोहे की मात्रा के कारण जो है इस मृदा का रंग कैसा होता है, लाल रंग होता है इस मात्रा। और ये जो मृदा है इसमें किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, पोटास की, ठीक है। कृषि किसकी की जाती है, चावल, गन्ना और मक्का, क्योंकि यहाँ भी या तो ज़्यादातर पर्वत है या पठारी इलाका है, इसलिए यहाँ भी गन्ना, मक्का, चावल। हमने बात की कि पर्वतीय जो इलाके होते हैं वहाँ पर मोटे तने वाले जो है वृक्ष उगाए जाते हैं, ऐसी ही फसल की जाती है, तो गन्ना और मक्का इस तरीके की जो है फसल यहाँ उगाई जाती है। फिर हम बात करते हैं पीली मृदा। देखिए लाल मृदा का निक्षालित रूप है। जब लाल मृदा का और अधिक निक्षालन हो जाता है, बारिश आती है या हवा के द्वारा उसके जो तत्व हैं वो निकल जाते हैं, तो वही लाल मृदा किस में बदल जाती है, पीली मृदा में, यानी वर्षा अधिक हो या फिर वहाँ नदियाँ हो। पीली मृदा में लोहे की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि लाल मृदा में लोहा अधिक होता है और ये लाल मृदा का ही जो है निक्षालित रूप है, यानी लाल मृदा के अंदर लोहा ज़्यादा है तो वो उसी का जो है बिगड़ा हुआ रूप है, या तो उसमें भी लोहे की मात्रा अधिक होगी। क्षेत्र की बात करें तो सिरोही, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा जो है इन जिलों में मिलेगी। देखिए पीली मृदा, ये जो इलाका है यहाँ पर ये अपनी रेतीली और मरुस्थलीय मिट्टी थी, रेतीली मरुस्थलीय मिट्टी, फिर ये रेतीली भूरी मृदा थी, फिर ये पर्वतीय मृदा थी, ये लाल मृदा का एरिया है, ये पीली अभी हम बात कर रहे थे पीली मृदा वो उसका इलाका है। फिर हम बात करते हैं काली मृदा। देखिए काली मृदा है ना, उसको
उसका तो नाम ही पड़ गया कपास की काली मृदा, क्योंकि कपास की कृषि है वो काली मृदा में ही बहुत अच्छी होती है, इसलिए काली मृदा का नाम ही क्या पड़ गया, कपास की काली मृदा। ये जो है काली मृदा उपजाऊ होती है, क्यों होती है, क्योंकि इसमें पानी सोखने की अच्छी क्षमता होती है, नमी को ये बनाए रखती है, और जो मिट्टी नमी को बनाए रखेगी उसमें जो है फसल अच्छी होगी। निर्माण की बात करें कि काली मृदा का निर्माण कैसे हुआ, तो बेसाल्टिक लावा के अपरदन द्वारा जो है इस काली मृदा का निर्माण होता है। लावा यानी कोई ज्वालामुखी क्रिया हुई थी और उसमें से जो मैग्मा निकला वो बाहर आके जम गया, ठंडा होने के बाद हम उसको लावा बोलते हैं। और ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा चट्टानों का निर्माण होता है, उनका रंग कैसे होता है, काला। और जो लावा जो पतला होता है ना, उसको हम बेसाल्टिक लावा बोलते हैं, तो क्योंकि वो जो है पतला होने की वजह से पर्वत के रूप में नहीं बनता बल्कि पठार के रूप में जम जाता है। क्षेत्र की बात करें तो काली मृदा जो है, पठार की हमने बात की, और पठार राजस्थान में आपको कहाँ देखने को मिलेगा, हाड़ौती इलाके में पठार है, तो क्षेत्र हो गया हाड़ौती का पठार। अब हम बात करते हैं कि इस पठार में किन चीज़ों की कमी है, यानी काली मृदा में, तो ह्यूमस व नाइट्रोजन की कमी है। देखिए पठारी इलाके में भी जो है वनस्पति कम होती है, तो ह्यूमस की कमी है और नाइट्रोजन। देखो ये नाइट्रोजन वाली चीज़ तो आप एकदम याद ही रख लो कि राजस्थान की ज़्यादातर जो मिट्टियाँ है ना, उसमें नाइट्रोजन की कमी है। कोई भी मिट्टी आए कि इस मिट्टी में जो है किस तत्व की कमी है, तो नाइट्रोजन, तो याद ही रख लो। एक जलोढ़ मृदा को छोड़ के, जलोढ़ मृदा के अलावा राजस्थान की सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन की कमी है। भारत की भी सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन की कमी है, जो है आपके ये जो मैदानी जो इलाके हैं जहाँ से नदियाँ निकलती हैं उनके अलावा, ठीक है। सिर्फ जलोढ़ मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की अधिकता है, बाकी सब में इसकी कमी है। जहाँ वनस्पति कम है वहाँ ह्यूमस की मात्रा को आप याद रख लो, कमी है। काली मृदा का अन्य नाम क्या है, रेगुर मृदा भी कहते हैं। मानचित्र में ये देखिए जो है आपकी काली मृदा कौन से क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर का कुछ हिस्सा, ये सारा एरिया आ गया, हाड़ौती का पठार आ गया। किस चीज़ की कमी है, ह्यूमस और नाइट्रोजन की इसमें कमी है, और इसे क्या कहते हैं, रेगुर मृदा भी कहते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये मृदा कैसी है, उपजाऊ है। क्यों है, क्योंकि इसमें पानी सोखने की अच्छी क्षमता होती है। कौन सी फसल के लिए काली मृदा सर्वश्रेष्ठ है, तो वो कपास की काली मृदा। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा ये कि ये उपजाऊ क्यों है, क्योंकि इसमें पानी सोखने की अच्छी क्षमता है। निर्माण ज्वालामुखी के द्वारा काली मृदा, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मृदा से संबंधित, तो वहाँ काली मृदा से बहुत बार क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, या तो काली मृदा से या फिर जलोढ़ मृदा से। देखिए लग रहा होगा कि ये जो कंटेंट है वो कम है, पर घुमा फिरा के जो है इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है। यही फैक्ट है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो। काली मृदा कहाँ है, हाड़ौती के पठार पर, पानी सोखने की इसमें अच्छी क्षमता है, इसलिए उपजाऊ है। निर्माण कैसे हुआ है, पता है, हाड़ौती के पठार का निर्माण ज्वालामुखी द्वारा हुआ है, तो बेसाल्टिक लावा के अपरदन से हुआ है। नाइट्रोजन की इसमें कमी है और ह्यूमस की कमी है, क्योंकि वनस्पति का अभाव, और इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं मिश्रित लाल काली मृदा की। देखिए क्षेत्र की बात करें तो प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। देखिए एक बार क्षेत्र देखते हैं, मिश्रित जो है लाल काली मृदा। ये देखिए इधर ये लाल मृदा है, ये अपन ने देखा कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये भीलवाड़ा, इधर काली मृदा है हाड़ौती में। और इन दोनों के बीच में क्या, कौन सी मृदा है, ये प्रतापगढ़ का इलाका और थोड़ा सा ये इधर वाला इलाका। यहाँ कौन सी मृदा है, मिश्रित लाल काली, क्योंकि इस एरिया में क्या है कि कुछ तो जो है गुण आ जाएंगे लाल मिट्टी के, कुछ कण आ जाएंगे काली मिट्टी के लिए। तो यहाँ लाल और काली मिट्टी के बीच का एरिया है, उस मिट्टी का रंग कैसा होगा, मिश्रित लाल काली मृदा। देखिए ये चीजें प्रकृति की है। अब निश्चित सीमा तो मनुष्य ने ही खींची है, हमने तो निश्चित कर लिया ये
जो है तेरा खेत है, ये मेरा खेत है, ये आपके राज्य की बाउंड्री है, ये मेरे राज्य की, ये भारत है, ये पाकिस्तान है। अपने तो निश्चित सीमाएं खींच ली, लेकिन क्या प्रकृति की चीजें जो है मनुष्य के हिसाब से चलती है? नहीं चलती। तो क्या ऐसे निश्चित हो सकता है ये काली मिट्टी, ये यहाँ से लाल मिट्टी, यहाँ भूरी मिट्टी, यहाँ पीली मिट्टी? ऐसे नहीं हो सकता है। यानी इस इलाके में अगर लाल मिट्टी है और इधर काली मिट्टी है तो बीच का कुछ एरिया ऐसा होगा जहाँ लाल भी होगी और काली भी होगी। देखिए बाकी भी जो हमने मिट्टियाँ ये पढ़ी है, कोई एक फिक्स ये रेखा नहीं है, इसलिए कई सारे जिले आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ काली, यहाँ मान लो ये जिला है, अब इसमें मरुस्थलीय मिट्टी के गुण भी है इधर के इलाके में, फिर इधर रेतीली मिट्टी भी आएगी, इधर पीली मिट्टी भी आएगी। तो एक ही जिले में अनेक प्रकार की मिट्टियां मिलती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि जो है मैम अभी आपने इस जिले में काली मिट्टी बताई थी, फिर आपने लाल भी बताई थी, फिर इसमें पीली भी बता रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ जिला है तो उस जिले में तीनों प्रकार की जो आपको मिट्टियाँ मिल जाएगी। इसके अलावा ही है, हो सकता है कि ये एरिया है उसमें कहीं आपको काली मिट्टी या दूसरे प्रकार की मिट्टी भी मिल जाए, क्योंकि हो सकता है कहीं कहीं जो है अन्य प्रकार की चट्टानें भी यहाँ मिल जाएगी। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये एक मुख्य रूप से मोटे मोटे प्रकार से इस तरीके से इसको बांटा गया है। ये तो छोड़िए, आप अपना खेत देख लीजिए, जो है आपके अगर 3-4 दूर दूर खेत फैले हुए हैं तो उनकी मिट्टी में ही भिन्नता है। तो मिश्रित लाल काली ये जो है प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा वाले जिलों में मिलती है। निर्माण कैसे होता है? मालवा के पठार की काली मिट्टी, अपन ने देखा कि इधर पठार है, जो हाड़ौती का पठार किसका भाग है? मालवा का पठार, और दक्षिण में अरावली की लाल मृदा के मिश्रण से जो है मिश्रित लाल काली मृदा का निर्माण हुआ है। कृषि कैसी की जाती है? मक्का की कृषि, अपन ने देखा पठार और पर्वतीय भाग में मक्का की कृषि मुख्यतः की जाती है। फिर हम बात करते हैं भूरी मृदा की। देखिए ये अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा का उत्तरी क्षेत्र, यानी बनास नदी जिस एरिया में बहती है वहां पर आपको कैसी मृदा मिलेगी? भूरी मृदा। लाल पीली मृदा के बीच का क्षेत्र है भूरी मृदा। देखिए ये लाल मृदा और जो है ये पीली मृदा है, तो यहाँ भी थोड़ी पीली मृदा मिलेगी, तो ये आपका हो गया भूरी मृदा का क्षेत्र। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन व फास्फोरस तत्व की कमी है और जायद की फसल के लिए ये सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए ये ध्यान रखना कि कौन सी मृदा है वो जायद की फसल के लिए सर्वश्रेष्ठ है, तो भूरी मृदा जायद की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। फिर बात करते हैं हम जलोढ़ मृदा की। क्षेत्र की बात करें तो जलोढ़ मृदा, नाम से आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर जो है नदियाँ बहती है, तो चंबल माही नदियों का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा मिलेगा। यानी आपका जो पूर्वी मैदानी इलाका है वहाँ जलोढ़ मृदा मिलेगी। और मैदानों का निर्माण जो है, अधिकांश मैदानों का निर्माण कैसे हुआ है? जो है नदियाँ अपने साथ जो जलोढ़ लाती है, जो मलबा लाती है, उसको बिछा देती है, इसी से जो है मैदानों का निर्माण होता है। इसका क्षेत्र भूरी व लाल मृदा के बीच, ये जलोढ़ मृदा, मैंने कहा कि इधर भी थोड़ी भूरी है, तो भूरी और लाल मृदा, यहाँ भी जलोढ़ मृदा है और यहाँ भी जलोढ़ मृदा है। फिर बात करते हैं, इसमें फास्फोरस तत्व की कमी होती है। ये देखिए नाइट्रोजन पर्याप्त होता है। ये एक ऐसी मिट्टी है जिसमें नाइट्रोजन पर्याप्त है, बाकी अब तक सब में क्या था? नाइट्रोजन की कमी थी, अतः ये उपजाऊ मृदा है। यानी इसीलिए हम कहते हैं कि मैदानों की मृदा, चाहे वो राजस्थान के अलावा हम भारत या विश्व की किसी की भी बात करें, तो मैदानों की जो है मृदा हमेशा उपजाऊ होती है, वहाँ कृषि कार्य अधिक होता है। उसका कारण यही है कि ये जो मृदा होती है उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। कृषि होती है गेहूं की मुख्य रूप से। जिले की बात करें, अजमेर, जयपुर, टोंक, धौलपुर, भरतपुर, कोटा, अलवर और सवाई माधोपुर, इन जिलों में है जो जलोढ़ मृदा विस्तृत है। अन्य नाम की बात करें तो ये भी आपको अच्छे से याद होने ही चाहिए। अन्य नाम जलोढ़ मृदा का ही अन्य नाम है दोमट, कांप, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं इसको।
ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एग्जाम में जलोढ़ मृदा या दोमट मृदा या कांप दिया जाए, कोई सा भी दे सकता है इसके अंतर्गत आपको। फिर हम नेक्स्ट जो है बात करते हैं लवणीय मृदा। देखिए लवणीय मृदा यानी इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है, नमकीन है ये। तो लवण की मात्रा अधिक कहाँ होगी? रेगिस्तानी इलाके में। कारण क्या है कि इसमें नमक की मात्रा अधिक है? शुष्कता अधिक हो, या तो मिट्टी शुष्क है, बारिश की वहाँ कमी है, इसलिए क्या होता है कि उसमें नमक की मात्रा अधिक है, या फिर वहाँ की चट्टानें ही लवणीय हो, वहाँ धरातल में जो चट्टानें हैं उन चट्टानों में नमक अधिक है। दो कारण से जो है ये मृदा लवणीय होगी। क्षेत्र की बात करें तो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर के कुछ क्षेत्र, कुछ गंगानगर में भी। अब आप कहोगे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर में तो जो है हमने रेतीली बलुई मृदा पढ़ी थी, लवणीय कहाँ से आ गई? तो मैं कह चुकी हूँ कि जो है ऐसी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है। यही जो इलाका है रेतीली बलुई मृदा का, इसके अंदर ही है जो बीकानेर के कुछ क्षेत्र, जैसलमेर का कुछ क्षेत्र, इधर जालोर का भी कुछ क्षेत्र है और इधर गंगानगर का भी कुछ क्षेत्र है जहाँ पर लवणीय मृदा मिलती है। जैसे बाड़मेर में लवणीय मृदा मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं ये मृदा कैसी है? लवणीय मृदा कैसी होती है? अनुपजाऊ मृदा होती है। ये लवणीय मृदा अनुपजाऊ क्यों होती है? क्योंकि लवण की मात्रा, नमक की मात्रा अधिक होती है, इसलिए कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होती। लवणीय मृदा का उपचार किससे किया जाता है? तो जिस मिट्टी में, मृदा में नमक अधिक होता है उसमें क्या डाला जाता है? जिप्सम डाला जाता है। जिप्सम क्या करता है? इस लवण की मात्रा को कंट्रोल करता है। कई बार पूछा जाता है कि लवणीय मृदा के उपचार हेतु जो है किस खनिज या किस रासायनिक तत्व को डाला जाता है? तो ध्यान रखना, ये एग्जाम्स में पूछा गया है बहुत बार। तो लवणीय मृदा हेतु जिप्सम का जो है प्रयोग किया जाता है। और लवणीय मृदा में क्या अधिक होता है? सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक होती है। नमक में जो है क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। तो इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है। एक बार फिर से जो है इस मानचित्र में देख लेते हैं। ये है हमारा पूरा राजस्थान, इसमें रेतीला इलाका है तो रेतीली बलुई मरुस्थलीय मिट्टी हो गई। फिर ये जो अरावली पर्वतमाला का पश्चिमी इलाका है वहाँ रेतीली भूरी मृदा हो गई। ये अरावली पर्वतमाला के सारे पर्वतीय मृदा हो गई। मैदानी भाग है वहाँ हमने देखा जलोढ़ मृदा होती है, ये भूरी मृदा है। और जलोढ़ मृदा ये भी जो है जलोढ़ मृदा है। इधर हाड़ौती के पठार में काली मिट्टी है। ये दक्षिणी अरावली का भाग है, वहाँ पर लाल मिट्टी है। लाल और काली के बीच की जो है मिश्रित लाल काली मिट्टी है। और इधर ये जो है माउंट आबू की तरफ जो है पीली मृदा। देखिए मैंने बोला काली मृदा है, काली मृदा का निक्षालन होकर लाल में बदल जाती है, और लाल मृदा का जो और अधिक निक्षालन हो जाता है ना तो वो पीली में बदल जाती है। तो आप देखो ये सिरोही है, ठीक है। और आपको पता है कि राजस्थान का कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर सर्वाधिक बारिश होती है? तो सर्वाधिक बारिश कहाँ होती है? माउंट आबू। यानी काली मृदा का निक्षालन हुआ, बारिश अधिक होती है, या तो बारिश होती है, नदियाँ अधिक है तो वो लाल में बदल गई। लाल मृदा का क्षेत्र वहाँ और अधिक बारिश होती है तो वो किस में बदल गई? पीली। तो माउंट आबू में, राजस्थान की माउंट आबू ऐसा स्थान है। अगर जिले की बात करें तब तो झालावाड़ आएगा, लेकिन स्थान की बात करें तो माउंट आबू आएगा। माउंट आबू में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए लाल मृदा ही थी यहाँ पर, लेकिन उसका अत्यधिक निक्षालन होने से वो किस में बदल गई? पीली मृदा में। अब तो नहीं भूलोगे आप पीली मृदा का क्षेत्र, ठीक है। तो इस प्रकार से जो अपन ने आज जो राजस्थान की जो मृदा है इसका वर्गीकरण कर लिया है। ध्यान से पढ़िए, और कुछ ही फैक्ट्स हैं जहाँ से बस है हर बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब आपकी जो ये जलोढ़ मृदा है और काली मृदा, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ज़्यादातर जो है क्वेश्चन इन दो मृदाओं से ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम USDA का जो नवीन वैज्ञानिक वर्गीकरण है उसका अध्ययन करेंगे। तो कैसा रहा आज का ये राजस्थान की जो मृदा है
इसका अध्ययन अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो जो है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।